हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएचपी का चैप्टर नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपका एक सिंपल एरे है जो कि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते थे। और हमें अगर इसके अंदर का डेटा फेच करना होता था तो आप कैसे फेच करते थे? सिंपल सा देखिए, ये जो एरे है किस में स्टोर हो रखा है, आपका डेटा वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर आपको ये गौतम वाला जो डेटा है, अगर इसको निकालना है तो आप कैसे इसे निकालेंगे? सिंपली आप पहले क्या करते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे और यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स के अंदर इसका इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे लिखते थे। तो गौतम का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमेशा जो एरे होता है वह 0 इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्ट होता है। तो 0 पे ये, 1 पे ये और ये 2 पे। ठीक है, तो अगर गौतम एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर क्या डालेंगे? 1 डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो गौतम वाला डेटा होगा वह आपका एक्सेस हो जाता था। ठीक है, तो ये सब काम तो आप जावा स्क्रिप्ट में करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमें पीएचपी में एरे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जरा उसको देखिए। सो अगर आप पीएचपी में एरे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पीएचपी के अंदर आपको एसोसिएटिव एरे बनाना होगा। एसोसिएटिव एरे किस तरीके से बनते हैं, जरा उसको देखिए। सो पीएचपी में एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक एरे मेथड दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ये एरे मेथड है पीएचपी में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना होगा। जैसे आप बिग ब्रैकेट्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे, वैसे ही आपको इसके पैरेंथेसिस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे डेटा के लिए आपको एक की भी इंसर्ट करनी होगी, जिसके माध्यम से आप उस डेटा को फेच कर पाएंगे या फिर उसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था, आप इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस करते थे, लेकिन यहाँ पीएचपी में आप क्या करेंगे, इसके की के माध्यम से एक्सेस करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे डेटा 1 इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे D1 के नाम से मैंने की बनाया। ठीक है, बाकी आप की किसी भी नाम से बना सकते हैं। अगर किसी का नाम इंसर्ट कर रहे हैं तो आप नेम के नाम से की बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम ही राइट कर देता हूँ। ठीक है, नेम के नाम से मैंने की बनाया। अब इस की के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डबल एरो ऑपरेटर का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डबल एरो ऑपरेटर। ठीक है, इसी डबल एरो ऑपरेटर के माध्यम से मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने नाम में राइट कर दिया अमित। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक डेटा इंसर्ट कर दिया, किस की के अंदर? नेम नाम की में। ठीक है, अब अगर आपको दूसरा डेटा इंसर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे पहले फिर की का नाम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, और इस क्लास की के अंदर मैं यहाँ पे डबल एरो ऑपरेटर के माध्यम से क्लास की में डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 12 क्लास, देखिए XII। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने नेम इंसर्ट कर दिया, क्लास इंसर्ट कर दिया। अगर आपको एक और डेटा इंसर्ट करना है तो सिंपली आप कॉमा यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे आप पहले उसके लिए की क्रिएट करिए। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ की में सब्जेक्ट और यहाँ पे डबल एरो ऑपरेटर को यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे इस सब्जेक्ट की के अंदर जो सब्जेक्ट डेटा है उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हिंदी। तो देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से आप एसोसिएटिव एरे को बना सकते हैं और किस तरीके से आप एसोसिएटिव एरे के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको डेटा इसमें से फेच करना होगा तो आप कैसे करेंगे, जरा उसको समझिए। आप क्या करिए, इस पूरे एरे को आप एक वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेटा को ऐसे राइट करना है और यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट्स के सिंबल होते हैं उसको स्टार्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर आपको इंडेक्सिंग नंबर ना पास करके यहाँ पे बल्कि आपको की का नाम देना है। जैसे कि मैं अगर नेम निकालना चाहता हूँ, नेम वाला डेटा अमित निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को नेम की को यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेम और यहाँ पे आप जो भी डेटा डालेंगे, जो भी की डालेंगे, वो डुअल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में आपकी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको एको करूँगा तो देखिएगा आपको जो अमित वाला रिज़ल्ट है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने इस पर एको यहाँ पे पास किया। अब मैं इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डेटा मिल गया अमित। ठीक है, अगर आपको दूसरा डेटा चाहिए क्लास वाला तो सिंपली आप यहाँ नेम की जगह क्लास को इस तरीके से राइट करिए और इसे सेव करके रन करिए। देखिए मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको डेटा मिल गया, क्या 12 डेटा मिल गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव एरे
समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एसोसिएटिव एरे क्यों सिखाया, जरा उसको समझिए। आपने यहाँ पे एसोसिएटिव एरे क्यों सीखा है? क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने टेबल बना के रखे हुए हैं और उस टेबल में जो डेटा है उस डेटा को हम एक्सेस करना सीखेंगे अपने वेब पेज पे, मतलब इस पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एसोसिएटिव एरे का यूज़ करना होगा, क्योंकि जो भी डेटा आपका टेबल में रहता है वह सभी डेटा आपका एसोसिएटिव एरे के रूप में हमें मिलता है, जिसे कि हमें यहाँ पे वेब पेज में दिखाना होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एसोसिएटिव एरे क्यों सीखा और इसका क्या यूज़ होता है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा फेच करने की कोडिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मेरे PHP-MyAdmin सॉफ्टवेयर के अंदर डेमो नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है और इसके अंदर एक यूज़र्स नाम का टेबल बना हुआ है। चाहिए देख लीजिए यहाँ पे, सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 9 डेटा इंसर्टेड हैं, ठीक है। 9 डेटा इस टेबल के अंदर हमारे इंसर्ट हो रखे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल के डेटा को अपने वेब पेज पे फेच करेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे अपने कोड एडिटर के अंदर और सिंपली आपको कैसे यहाँ पे फेच करना है जरा उसको समझिए। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा न्यू MySQLi का। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, MySQLi ऑब्जेक्ट को, और इसे DB वेरिएबल में रख लिया है। अब आपको टेस्ट करना है इसको कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ या नहीं। सो देखिए मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन इस्टेब्लिश चेक करने वाला जो कोडिंग था वो यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने चेक कर लिया है क्या हमारा जो कनेक्शन है उसमें कोई एरर तो नहीं। अगर एरर होगा तो ये आपको मैसेज मिल जाएगा, अगर कोई एरर नहीं होगा, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया होगा, तो हमारा ये एल्स जो है यह एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अब हमें डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे क्वेरी चलानी होगी। तो यहाँ पे पहले आप क्वेरी को प्रिपेयर कर लीजिए एक वेरिएबल में। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL के नाम से और इसी के अंदर क्वेरी को प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि अगर हमें डेटाबेस से डेटा निकालना होता है तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगती है। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम यूज़र्स टेबल। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो यूज़र्स टेबल है उसके सभी कॉलम के डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपका ये यूज़र्स टेबल है, ये देखिए ये जो आपका टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स टेबल, ठीक है। तो इसका जो सभी कॉलम का डेटा है वह आपको ये निकाल के दे देगा, ठीक है। तो चलिए अभी आप इस क्वेरी को रन करिए। कैसे रन करेंगे, सिंपली यहाँ पे DB ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको क्वेरी मेथड को यहाँ पे कॉल करना होगा और इसके अंदर आप अपनी SQL की जो क्वेरी है उसको इस तरीके से राइट कर दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो सेलेक्ट क्वेरी है ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगी, ठीक है। जो आपने यहाँ पे क्वेरी रन करी है ये क्या रिटर्न करेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसे कि मैं एक रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रख लेता हूँ। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा जो ये क्वेरी है क्या इस क्वेरी ने आपको डेटा रिटर्न करके दिया या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको कंडीशन इस तरीके से लगानी होगी और यहाँ पे सिंपली आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से num_rows प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा इसको चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे num_rows जो प्रॉपर्टी है ये क्या चेक करेगी, यह चेक करेगी कि क्या इस क्वेरी ने आपको डेटा रिटर्न करके दिया या नहीं। अगर इस क्वेरी ने आपको डेटा अगर नहीं रिटर्न किया होगा तो ये num_rows क्या आपको रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे कंडीशन लगा लूँगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे कंडीशन जरा वो देखिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, num_rows नॉट इक्वल टू 0 से यहाँ पे इसे कंपैरिजन करता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या num_rows ने 0 रिटर्न नहीं किया। अगर num_rows ने आपको 0 रिटर्न नहीं किया होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेरी ने आपको डेटा दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इस num_rows ने 0 रिटर्न कर दिया, मतलब अगर ये num_rows 0 रिटर्न करता है तो यहाँ पे आपका जो एल्स है वह एग्जीक्यूट कर जाएगा और इस एल्स के अंदर मैं यूज़र को मैसेज दे दूँगा कि डेटा नॉट फाउंड। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी क्वेरी ने डेटा रिटर्न कर दिया है तो अब क्या होगा, ये जो आपका इफ़ वाला बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगा,
ठीक है। अब जो डेटा इसने रिटर्न किया है आप उसे निकालेंगे कैसे, जरा वो देखिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको एक मेथड एक्सेस करना होगा जिसका नाम है fetch अंडरस्कोर एसोस मेथड, ठीक है। सो देखिए ये है वह मेथड fetch अंडरस्कोर एसोस, ठीक है। वैसे इसको हम पूरा इस तरीके से बुला सकते हैं fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि जो ये पूरा आपका मेथड है यह क्या करता है, आपके डेटा को एसोसिएटिव एरे के अंदर रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसने आपको क्या क्या डेटा रिटर्न किया है तो सिंपली आप क्या करिए, इस पूरी स्टेटमेंट को आप प्रिंट आर मेथड के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर जो मेथड है इसके अंदर इसको इस तरीके से पास कर देता हूँ। अब मैंने इसे यहाँ पे इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर की ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो ये आपका फेच एसोस मेथड है ये किसे रिटर्न कर रहा है, एसोसिएटिव एरे को। और याद रखिएगा इस बात को कि पीएचपी के अंदर आप किसी एरे को एको से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको एरे प्रिंट करना है पीएचपी के अंदर तो सिंपली आपको हमेशा प्रिंट आर का ही यूज़ करना होगा, ठीक है। आप क्या करिए, आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। सो देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे डेटा आया है। यहाँ पे जो आपका डेटा आया है वह है आपका डेटा एसोसिएटिव एरे के अंदर आया हुआ है। वो कैसे, जो देखिए ये रहा आपका एरे मेथड और इसके अंदर देखिए पहला आईडी की यहाँ पे लिखा हुआ है और इस आईडी की का वैल्यू देखिए ये रहा 1। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी आईडी लिखी हुई है फुल नेम, फिर उसका डेटा, फिर तीसरी की लिखी हुई है यहाँ पे ईमेल, फिर ईमेल का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से इसने आपको डेटा यहाँ पे रिटर्न किया है, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे आपको डेटा रिटर्न हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ आपके पहले कॉलम का डेटा है, ठीक है। इसने आपको ये सारा जो डेटा है वह रिटर्न नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही डेटा शो कर रहा है, ये देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इस फेच एसोस ने आपको सभी डेटा रिटर्न किया है, लेकिन जो ये फेच एसोस है ये एक ही बार आपका एग्जीक्यूट किया है, इसी वजह से इसने आपको एक ही डेटा यहाँ पे रिटर्न करके दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सभी डेटा यहाँ पे निकले तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको लूप में रखना होगा। सो अगर आप इसे लूप में रखेंगे तो लूप क्या करेगा, इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लूप में रखते हैं, ठीक है। लूप में आप कैसे रखेंगे जरा वो समझिए। सिंपली यहाँ पे आप जो प्रिंट आर लिखे हैं इसको प्रिंट आर को रिमूव करिए और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वाइल और यहाँ पे जो वाइल का पैरेंथेसिस है वो देखिए यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है और इसी के पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से आप फेच एसोस मेथड को इस तरीके से पास कर दोगे, ठीक है। और जो ये आपका सेमी कॉलन है सिंपली आप इसे रिमूव कर दीजिएगा और यहाँ पे वाइल की जो बॉडी है कर्ली ब्रैकेट से इस तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ये वाइल लूप है कितनी टाइम्स चलेगा, तो ये वाइल लूप आपका उतनी बार चलेगा जितना कि डेटा आपके इस टेबल में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे आपका 9 डेटा मौजूद है तो जो ये वाइल लूप है आपका ये 9 बार चलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, इस पूरी स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में आप स्टोर करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डेटा के नाम से ऐसे वेरिएबल बना देता हूँ वाइल की बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो डेटा होगा उस डेटा वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार फिर से प्रिंट आर करता हूँ और इस प्रिंट आर के अंदर जो डेटा वेरिएबल है इसको इस तरीके से मैं राइट कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा अब आपका जो डेटा है सभी डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देखिए जितने भी टेबल में डेटा था वो सभी डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक एक करके सभी डेटा को निकालना है। तो अब देखिए जो ये डेटा है इसके अंदर क्या गया है आपका एसोसिएटिव एरे। तो अगर आपको यहाँ पे आईडी एक्सेस करनी है तो आपको यहाँ पे आईडी की यूज़ करनी होगी, नेम निकालने हैं सभी के तो फुल नेम यूज़ करने होंगे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप की, ये की किस नाम से बने हैं, जो की बने हैं ये आपके कॉलम के नाम से ही बने हैं। देख रहे हैं ना कॉलम, आईडी कॉलम है तो देखिए आईडी फुल नेम ईमेल, तो यहीं पे देखिए आईडी फुल नेम और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी आपकी की बनी है वह कॉलम के नाम से बने हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे डेटा में अगर आप सिर्फ आईडी पास करना चाहते हैं, मतलब आईडी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ बिग ब्रैकेट्स दीजिए और यहाँ पे सिंगल कोट में राइट कर दीजिए आईडी,
सेव करके जरा रन करिएगा, देखिएगा सारी आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे आईडी आपको मिल चुकी है। अगर आप सभी का ईमेल निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे आईडी की जगह क्या लिखना होगा, ईमेल लिखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ना इसे ब्रेक लगा दीजिएगा, ब्रेक टैग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डुअल कोट्स ऐसे स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देता हूँ। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो मेरी आईडी है वह एक एक लाइन छोड़ के नीचे आए, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको कंकैटिनेट करना होगा। तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस के माध्यम से कंकैटिनेट करते थे, तो यहाँ पे आपको प्लस के माध्यम से नहीं बल्कि डॉट के माध्यम से आपको इसे कंकैटिनेट करना होगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी ईमेल आईडी थी हमारे डेटाबेस में वो यहाँ पे फैच हो चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अपने सभी डेटा को एक टेबल के अंदर यहाँ पे दिखाना, ठीक है, एक टेबल के अंदर। तो चलिए उसको देखिए कि आप कैसे दिखाएंगे। सो अपने डेटा को टेबल में दिखाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे HTML की डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे बॉडी में एक टेबल को स्टार्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे राइट किया टेबल टैग और फिर इस टेबल के अंदर मैं सबसे पहले एक रो को क्रिएट करूँगा TR, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल की हेडिंग को क्रिएट करूँगा TH टैग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने मेरे को कॉलम बनाने होंगे, एक ID, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और रजिस्टर्ड डेट और टाइम का, मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम मेरे को बनाने होंगे। तो सिंपली मैं यहाँ राइट कर देता हूँ ID कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर से एक मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ नेम के नाम से, फिर तीसरा यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ ईमेल के नाम से, फिर यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना दूंगा पासवर्ड के नाम से, देन लास्ट कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम जो है वह यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। सिंपली आप क्या करिए, टेबल के अंदर बॉर्डर पास कर दीजिए 1, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे टेबल में बॉर्डर पास कर दिया 1। आप चाहे तो इसकी विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, ओके। फिलहाल मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, सिंपली सेव करके इसे एक बार रन करके देखता हूँ कि टेबल यहाँ पे हमारा कैसा बना है। तो देखिए ये रहा हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ये डेटा सब यहाँ पे आ रहा है इन सभी डेटा को हमें इस टेबल के अंदर यहाँ पे प्रस्तुत करना है। तो कैसे होगा जरा उसको देखिए। सिंपली यहाँ पे देखिए डेटा निकालने वाला जो भी सारा आपका कोड है वह कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ये इफ़ से हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डेटा आया कि नहीं, और अगर डेटा आ गया तो हम उस डेटा को यहाँ पे कई बार एग्जीक्यूट करवा के सभी डेटा को यहाँ से फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये इफ़ और एल्स तक का जो सारा कोड है ना, इसको आप यहाँ से Ctrl+X से कट कर लीजिए, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आप इसको रखिए, जो TR टैग यहाँ पे हमने क्लोज किया है ना, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो आप कोड रखेंगे ना PHP का, तो यहाँ पे आपको PHP का पहले सिंटेक्स इस तरीके से स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे क्लोज करना होगा। उसके बाद ही जा कर के आप यहाँ पे जो अभी हमने कोड को कट किया है उसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सही कर लेता हूँ, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे जो आप प्रिंट आर के अंदर इस तरीके से डेटा को यहाँ पे फैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब हम प्रिंट आर में नहीं करेंगे, सिंपली अब हम यहाँ पे एको में डेटा को फैच करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे एको पास करता हूँ और यहाँ पे डुअल कोट्स इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको इसी एको के अंदर इसी तरीके से पहले रो बनाना होगा और फिर कॉलम बनाना होगा इसी के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ TR टैग, मैंने शुरू किया और यहाँ पे TR टैग को क्लोज कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉलम को क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल डेटा मतलब TD टैग को ओपन करके यहाँ पे क्लोज करता हूँ और मेरे को कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे 5 कॉलम। तो मैं 5 बार इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉपी पेस्ट इस तरीके से मैं कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक रो बनाया और इस रो के अंदर 5 कॉलम को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब पहले वाले कॉलम के अंदर आपको कौन सा डेटा आना चाहिए, ID वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो डेटा वेरिएबल है इसको यहाँ पे लिखना होगा और साथ ही साथ आपको बिग ब्रैकेट्स के अंदर ID जो है की उसको राइट करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, पहले डुअल कोट्स इस तरीके से पास करिए, ठीक है। और यहाँ पे इसे कंकैटिनेट करिए इस तरीके से और यहाँ पे अब लिखिए डेटा और यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर ID, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे कंकैटिनेट किया है इस टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका डुअल कोट स्टार्ट तो यहाँ पे क्लोज, उसके बाद यहाँ पे आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब डेटा का जो प्रकार है वह चेंज हो रहा है।
यहाँ पे टेक्स्ट है और ये आपका वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने डॉट वाले ऑपरेटर से इसे कंकैटिनेट किया है। तो जहाँ पे हमारा ये वेरिएबल एंड हो रहा है तो वहाँ के बाद से हमारा स्ट्रिंग चालू हो रहा है, टेक्स्ट चालू हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमने डॉट ऑपरेटर लगा के फिर डुअल कोट से आपका जो टेक्स्ट है वह स्टार्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको इन सभी के अंदर डेटा को इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी फर्स्ट कॉलम में इंसर्ट कर लिया, सेकंड कॉलम में मेरे को नेम इंसर्ट करना है। ओके, तो नेम के लिए पहले आप इसे सेपरेट करिए और डबल यहाँ पे 2 डॉट इस तरीके से लगाइए और यहाँ पे लिखिए डेटा वेरिएबल को, और यहाँ पे जो नेम इंसर्ट करने वाला की है उसको राइट करिए। तो क्या है, फुल अंडरस्कोर नेम की। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया फुल नेम। ओके, देन नेक्स्ट वाले कॉलम में आइए, यहाँ पे दीजिए इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे आप सेपरेट करिए, फिर राइट करिए यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे जो देख लीजिए, ईमेल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ईमेल। ओके, देन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पासवर्ड। तो इसे भी पहले आप कंकैटिनेट कर लीजिए, देन उसके बाद यहाँ लिखिए डेटा वेरिएबल के अंदर से हमें क्या चाहिए, पासवर्ड। ओके, देन इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे भी आपको कंकैटिनेट इस तरीके से करना होगा। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ डेटा वेरिएबल को और इसमें लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन डेट अंडरस्कोर पासवर्ड। अब मैं ये अंडरस्कोर वगैरह कैसे लगा रहा हूँ, कैसे मुझे पता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका कॉलम का नाम है वह इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब सिंपली आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके एक बार यहाँ पे टेस्ट करिए। सो मैंने देखिए यहाँ पे रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे आपका जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे डेटा पूरा आपका टेबल में इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिफाइंड इंडेक्स रजिस्ट्रेशन डेट एंड पासवर्ड। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम था वो गलत यहाँ पे लिख दिया है, मतलब की का नाम। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम भी हमारा नहीं आया। तो जो देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, टाइम है, और मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया है, पासवर्ड राइट कर दिया है। ठीक है, देखिए ये ना डेट अंडरस्कोर पास, तो मैं यहाँ पे टाइम को इस तरीके से राइट कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करके रन करूँगा तो जो ये एरर आ रहा है ये एरर भी आपका चला जाएगा। ठीक है, और एरर चला गया और देखिए जो भी हमारा सारा डेटा था वो यहाँ पे इस तरीके से टेबल के अंदर यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेटाबेस से आप किस तरीके से डेटा को अपने वेब पेज पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो अब ये चीज़ तो आपको क्लियर है। जरा अब यहाँ पे एक चीज़ आप और भी देखिए। अभी देखिए हमने यहाँ पे ऊपर क्या क्वेरी लिखी है। सो देखिए हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम यूजर्स टेबल। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इतना लिख दिया। तो इतना लिखने से क्या हुआ है कि आपका सभी कॉलम का जो डेटा है वह आपके पास निकल के आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को उसी रो का डेटा चाहिए जिस रो के अंदर 2 आईडी है। ठीक है, कौन सी आईडी है, ये 2 वाली आईडी है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे वेयर कीबोर्ड का यूज़ करोगे और यहाँ पे आप पास कर देंगे आईडी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब क्या क्वेरी राइट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्वेरी राइट किया कि मेरे को यूजर्स टेबल के अंदर से वही उस रो का डेटा चाहिए जिसकी आईडी वैल्यू 2 है। ठीक है, अब आप इसे सेव करके अगर रन करेंगे तो देखिएगा सिर्फ 2 आईडी वाली जो वैल्यू है उसी का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टास्क रिकमेंड कर रहा हूँ जिसे कि आपको बनाना है और हमें सेंड करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर आप यूज़र से आईडी वैल्यू को रिसीव करेंगे। ठीक है, और आईडी वैल्यू को रिसीव करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसका जो डेटा है वह डेटा उसी पेज में नीचे यहाँ पे इस तरीके से टेबल के रूप में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए ऊपर यहाँ पे फॉर्म है, उसके अंदर मैंने डाला 3 और गो पे क्लिक करता हूँ या फिर फेच डेटा के नाम से आप बटन बना दीजिएगा और उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही क्या हो, आपका ये टेबल बन के नीचे आ जाए और उसके अंदर 3 नंबर वाली जो आईडी आपने डाली थी उसका डेटा यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कुछ में नहीं बना पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप हमें कॉल करके पूछिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर ये आप पछताएंगे फिर बाद में। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को जितना पढ़ाना चाहिए था PHP में एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाने से पहले उतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो देखते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो से एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको सही से समझ में आई होंगी। सो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो
Thanks for watching our video. Have a nice day.